सो हेलो। अब तक हमने मुगल एम्पायर के बहुत सारे सेक्शंस कंप्लीट कर रखे हैं, है ना। और हमने औरंगजेब के लास्ट टॉपिक को भी कंप्लीट किया था। आज हम बेसिकली रेजिस्टेंस टू द मुगल के बारे में समझेंगे कि क्या समझाया जा रहा है। लेट्स सी, देखते हैं। चलो देखो। देखो, इसमें फर्स्ट पैराग्राफ को पहले देखो, एक एक करके सारी चीजें समझेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ को जब आप डिकोड करते हैं तो इसमें क्या समझने को मिलता है, देखो। सो let us survey some of the more rebellion and end up eroding the Mughal power. So, keeping the special case of the Marathas the next chapter. ओके, लेट्स सी। देखो, इसमें समझाया जा रहा है कि औरंगजेब के टाइम तक मुगल एम्पायर बहुत बड़ा हो चुका था, ठीक है। लेकिन इतने बड़े एम्पायर को कंट्रोल करना इतना आसान तो था नहीं। तो यही चीजें समझाई जा रही है कि डिफरेंट रीजन जो थे और कम्युनिटीज के लोग जो थे वो मुगल अथॉरिटी के अगेंस्ट रिवॉल्ट और रिबेलियन करने लगे थे। रिबेलियन का मतलब क्या होता है, आपको पता है? रिबेल करना यानी विद्रोह करना, है ना, किसी रूलिंग अथॉरिटी के अगेंस्ट ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस या रिवॉल्ट करना। तो यही चीजें इसमें बताई जा रही है। जाट पिजेंट्री के बारे में भी कुछ समझाया जा रहा है। देखो, जाट पिजेंट्री वाले टॉपिक पे आ जाओ। इसमें बोल रहा है, ओवर द सेंचुरीज मेनी पीजेंट्स कम्युनिटीज रिबेल अगेंस्ट हार्श एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो ये हार्श एक्सप्लॉयटेशन क्या चल रहा है यहाँ पे? तो देखो, जाट पीजेंट जो रिबेलियन थे, तो 17th सेंचुरी की बात है। 17th सेंचुरी में जाट पीजेंट्री जो थी ना, उसने मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस किया था, ठीक है। और जाट्स में मेनली आज के टाइम में जो प्रेजेंट डे जाट होते हैं वो कौन होते हैं? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पहली चीज। दूसरा जो आपका हरियाणा वाला रीजन आ जाएगा। तीसरा जो आपका ईस्टर्न राजस्थान वाला रीजन आ जाएगा। तो ये आज के इसमें ऑलरेडी यहाँ पे मार्क्ड है ये, ठीक है। ओके, सो ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। तो जो जाट पीजेंट्री थे वो इसमें प्रेजेंट डे इन एरियाज से जाट आया करते हैं, ठीक है। और इनके एरियाज में कंसंट्रेटेड होते हैं, आज के टाइम में भी थे, पहले के टाइम में थे। सो व्हाई डिड दे रिबेल? क्या ऐसा क्या सिचुएशन बन रहा है कि जाट रिबेल पे उतर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हार्श एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। जो एक्सप्लॉयटेशन था तो बहुत ही ज्यादा सीवियर केसेस देखने को मिलते हैं एक्सप्लॉयटेशन के, यानी हैवी रेवेन्यू डिमांड्स। जैसे कि फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा हैवी रेवेन्यू डिमांड्स। ओके, पहला आपको देखने को मिलेगा हैवी रेवेन्यू डिमांड्स। मैं 1 2 3 करके लिख रहा हूं, आप साथ साथ में उसके नोट्स बनाते चलना, ठीक है। दूसरा आपको और क्या देखने को मिलेगा? जाट के सेक्शन में आपको जाट जो है वो रिबेल क्यों कर रहे हैं, तो आपको साथ में और भी देखने को मिलेगा। जो दूसरा पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर। एडमिनिस्ट्रेटिव मैं फर्स्ट डिजिट लिखूंगा, उसके हिसाब से आप लिख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हैवी रेवेन्यू डिमांड, एचआरडी। फर्स्ट आपको एचआरडी हैवी रेवेन्यू डिमांड देखने को मिलेगा। दूसरा आपको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर, एपी, ठीक है। एपी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर आपको ये देखने को मिलेगा। तीसरा जो वजह है जो कि कहेंगे ऑपरेसिव ऑफिशियल, ओओ, ऑपरेसिव ऑफिशियल। जैसे फैक्ट्रीज से जो इस तरह के फैक्टर्स थे, उन फैक्टर्स की वजह से तीन फैक्टर्स आपने देखे, हैवी रेवेन्यू डिमांड, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर और तीसरा है जो कि ऑपरेसिव ऑफिशियल्स, ठीक है। यानी जो ऑफिशियल्स थे उस टाइम पे बहुत ऑपरेसिव थे, है ना, एक्सप्लॉयटेशन करने वाले टाइप लोग थे। ऐसे फैक्टर्स की वजह से पीजेंट्स जो थे वो बहुत परेशान हो जाते हैं। यहां तक डाउट नहीं है कोई? आई होप, एक बार बताओ मुझे। ओके, सो आगे बढ़ेंगे। एक ऑपरेसिव मुगल्स ऑफिसर जो था उसको जाट पीसेंट ने मार दिया, किल कर दिया। ऑपरेसिव मुगल ऑफिशियल को एक जाट पीजेंट जो था उसने मार दिया। अब क्या होता है उसकी वजह से? सबसीक्वेंटली बैटल शुरू हो जाते हैं उसकी वजह से, ठीक है। हु मैनेज टू किल, ये आपको देखने को मिल जाएगा। सो सबसीक्वेंट बैटल शुरू हो जाता है इसकी वजह से। अब ये जो बैटल होता है ये आगे चल करके बहुत अलग तरीके से आपको इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे बेसिकली, ठीक है। तो क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? तो अप्रोक्सीमेटली 20,000 जाट मैन जो थे, ठीक है, उन्होंने मुगल आर्मी को
क्या किया, उसका सामना किया, काउंटर करने का काम करते हैं, ठीक है। और इसके बाद से क्या होता है, उन्होंने बहुत ब्रेवरी से उनसे फाइट भी किया, लेकिन जाट लीडर मारे गए और इसकी वजह से रिबेलियन इवेंचुअली सप्रेस्ड कर दिया गया, क्योंकि लीडर ही मर गए उनके, तो फिर उनका जो रिबेल था, उनकी जो विद्रोह थी, उसको सप्रेस कर दिया गया। तो ये सिचुएशन यहाँ पे बन रही थी। अच्छा, इंपॉर्टेंट लेसन इसमें क्या आपको समझ में आना चाहिए, तो अभी तक ये जो भी आपने यहाँ पे समझा है, इससे आपको एक इंपॉर्टेंट लेसन मिलेगा कि ये एग्जाम्पल क्या दिखाता है कि पीजेंट भी पॉलिटिकल पावर के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज रेजिस्टेंस कर सकते हैं। आपको यहाँ तक के पॉइंटर्स में आपको ये समझ में आना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? ओके, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। तो कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज का भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कलर चेंज करके कर रहा हूँ सो दैट आप उसमें डिफरेंशिएट कर सको क्या है कैसे है। सो ये वाला सेक्शन शुरू कर रहे हैं। ये सेक्शन टोटली डेडिकेटेड है आपके पीजेंट जो है, सॉरी ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके लिए। सो ट्राइबल ग्रुप्स के लिए क्या है, ट्राइबल ग्रुप्स में आपको तीन ट्राइब्स, यहाँ पे 3-4 ट्राइब्स के टाइप देखने को मिलेंगे, भील, गोंड, संथाल, कोच फॉर इंस्टेंस, ठीक है। सो ट्राइबल रेजिस्टेंस में आपको क्या देख रहा है, सिर्फ पीजेंट ही जो थे, तो सिर्फ पीजेंट ही मुगल अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटी ने भी इस तरह के रेजिस्टेंस को पार्टिसिपेट किया था। इसमें ये जो 4 आपने नाम देखे हैं, ये भील, गोंड, संथाल, ये 4 नाम जो हैं, ये इंपॉर्टेंट नामों में से एक माने जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा तो सब सवाल ये आता है कि जाट जो थे उनका रेबेल का समझ आता है, लेकिन जो ट्राइब्स थे उन्होंने क्यों रेबेल किया। तो देखो, इंपॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप्स में आपने समझा, जो ट्राइबल्स थे, तो भील, गोंड, संथाल, कोच, इस तरह के जो ट्राइबल्स थे, इन्होंने रेजिस्ट क्यों किया, क्योंकि मेनली 2 रीजन थे इनको रेजिस्ट करने के। पहला जो रीजन था, फर्स्ट रीजन जो था वो था टेरिटरी को एनेक्स करना, ठीक है। टेरिटरी को एनेक्स करना इसका फर्स्ट रीजन था। एनेक्स क्या मतलब होता है, एनेक्स करना, एनेक्स का मतलब क्या होता है, किसी इंडिपेंडेंट टेरिटरी को अपने एम्पायर में इंक्लूड कर लिया जाता है, उसी को कहते हैं एनेक्स कर लेना, ठीक है। तो पहला था टेरिटरी को एनेक्स करना, और दूसरा वजह क्या था, टैक्स इम्पोज। ये 2 मेन बड़े कारण थे जिसकी वजह से ट्राइबल्स जो थे उन्होंने रेजिस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो टैक्स इंपोज करने में क्या आता है, तो ये बात ध्यान रखने की जरूरत है आपको इसमें कि जब रूलर्स ट्राइबल टेरिटरीज पर कंट्रोल एस्टेब्लिश कर रहे थे, तो उस टाइम पे टैक्स लगाना चाहते थे वो। और कल बोल रहे हैं कि इसमें बोल रहा है कि जो टैक्स लगाना चाहते थे, तो कई ग्रुप्स ने इस टैक्स को लेकर के रेजिस्ट किया। तो बात यहाँ ये है कि जब रूलर्स अपनी टेरिटरी पे कंट्रोल एस्टेब्लिश करना चाहता है, तो क्या करना चाहता है वो, करके टैक्स लगाना चाहता है, ठीक है। तो वो जब टैक्स लगाएगा तो उसका जो ट्राइबल्स थे वो क्या करना चाहते थे, उसको नहीं करना चाहते थे, वो रिबेल करना चाहते थे, उसको अपोज करना चाहते थे, उस सिस्टम से वो खुश नहीं थे बेसिकली। ये सारी चीजें समझनी है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई, आई होप। कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लो। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सो ज्योग्राफी में भी आपको उनकी जो ज्योग्राफी थी, उनकी ज्योग्राफी ने भी बहुत एडवांटेज दिया उनको। यहाँ पे जब नीचे आ पाओगे तो दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको कुछ दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर अदर, स्पेशली दोज इनहेबिटेड फॉरेस्ट, हिली एंड रिमोट रीजन, मैनेज टू मेंटेन सम डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ओके, सो यहाँ पे तुम समझो कि जब ट्राइबल ग्रुप्स ने रेबेल किया, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी चाहिए आपको कि क्या सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। अब देखो, जब ट्राइबल कम्युनिटीज ने किया रिबेल, तो जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो रहते कहाँ थे, वो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, हिल्स में रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं और रिमोट एरियाज में रहते हैं। सो उसमें रहते थे और उनको कॉन्करर करने के लिए
उनको मुगल्स को बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी, कंपैरेटिवली बहुत डिफिकल्ट माना जाता था, ठीक है। सो इसमें रहने की वजह से उनको एक नेचुरल एडवांटेज मिल जाता था। सो यहाँ पे इसलिए कुछ ग्रुप जो थे उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस को कुछ डिग्री तक मेंटेन रखने में सफलता पाई। तो ये चीजें आपको समझनी है, लेकिन सब सक्सेसफुल नहीं हुए थे, कुछ सक्सेसफुल हुए थे और कुछ नहीं हुए थे। कुछ ट्राइबल्स ग्रुप जो थे वो सबड्यू हुए, और मुगल दिल्ली सल्तनत जो थे एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुअली इंटीग्रेट होते चला गया, धीरे धीरे वो सबड्यू हो गए और उसकी वजह से मतलब मिल गए, और आगे चल करके वो क्या था, वो मुगल और दिल्ली सल्तनत में धीरे धीरे ग्रेजुअली मिक्स होते चले गए, ठीक है। तो इसका मेन आइडिया आपको क्या समझना है कि उनको फायदा जो मिल रहा था वो किस तरह का बेनिफिट मिल रहा था। तो पहली चीज डिफिकल्ट टेरेन, ठीक है, डिफिकल्ट टेरेन, सबसे पहली चीज तो आपको डिफिकल्ट टेरेन मिल रही है। दूसरी चीज आपको लोकल नॉलेजेस, यानी आपको जो लोकल उनको जो नॉलेज थी वो भी मिल रही थी, और इन दोनों वजहों से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये आपको समझनी है, इस तरह के बेनिफिट्स उनको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी। यहाँ पे आगे बढ़ के देखते हैं। सो जरा देखो यहाँ पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ में दुर्गावती के बारे में बताया गया है, कौन थी, क्या किया, सब कुछ समझेंगे इसके बारे में, ठीक है। सो देखो दुर्गावती जो थी, रानी दुर्गावती रिमेम्बर्ड एज अ विलियंट क्वीन ऑफ गढ़ा किंगडम, ठीक है। कौन से किंगडम में और क्या बातें की जा रही है जरा समझो एक एक करके, ठीक है। तो इस टॉपिक में रानी दुर्गावती और गोंड रेजिस्टेंस को मिला करके समझने की जरूरत है। अब देखो यहाँ पे रानी दुर्गावती गढ़ा किंगडम की बहुत फेमस एक रानी मानी जाती है, ठीक है। और उस टाइम पे गढ़ा एक इंपॉर्टेंट गोंड किंगडम क्या होता था, गोंड किंगडम था, और ये लोकेटेड कहाँ था, सेंट्रल इंडिया में लोकेटेड था, ये याद रखने की जरूरत है, ठीक है। तो रानी दुर्गावती एज अ रूलर, अब आप उसको देखो जरा, तो शी केप्ट एन आर्मी 20,000 सोल्जर एंड 1,000 elephants and attempt invasion. She repelled several attempt invasion, and when a general sent by Akbar attacked her kingdom in 1564, despite being outnumbered and unmatched in the weaponry, she led her troops and fought bravely. तो बताया क्या जा रहा है, सोर्स के अकॉर्डिंग इसमें जो समझाया जा रहा है आपको, उसके अकॉर्डिंग क्या समझना है, सी रूल्ड वाइजली, पहली चीज। दूसरी चीज, पहला तो उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल करने का काम किया, रानी दुर्गावती की फोटो भी आप देख सकते हो यहाँ पे। सो पहली चीज, बहुत बहादुरी से लड़ने का काम किया, रूल करने का एक्चुअली काम किया। दूसरी चीज, हर किंगडम बिकेन प्रॉस्परस, समय के साथ उन्होंने जिस हिसाब से रूल किया, उनकी जो किंगडम थी वो बहुत प्रॉस्परस बन गई। इज दैट क्लियर? तो इसके अलावा और कौन सी आपने दो पॉइंट समझ गए। तीसरे पॉइंट और आगे बढ़ते हैं। सी मेंटेन स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, सी मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, मतलब यहां पे समझना है कि तीन, पहला तो रूल्ड वाइजली, दूसरा किंगडम बिकम प्रॉस्परस, और तीसरा मेंटेन स्ट्रॉन्ग मिलिट्री। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको समझने की जरूरत है। ये क्या दिखलाता है, सोर्स के अकॉर्डिंग जो नॉलेज, जो इंफॉर्मेशन मिलता है उससे ये दिखाता है कि रानी दुर्गावती एक ब्रेव क्वीन थी, ठीक है। और तो फाइनली, और आगे आपने पढ़ा 20,000 शोल्डर, देखो इसमें क्या है तुम्हें समझना है, 20,000 सोल्जर, 20,000 सोल्जर्स और 1,000 हाथियों के साथ ये क्या करते थे, इनके पास ये इनकी आर्मी की स्ट्रेंथ मानी जाती है। सो हर आर्मी हैड अप्रोक्सीमेटली 20,000 सोल्जर्स प्लस 1,000 एलिफेंट्स, ठीक है। एंड एलिफेंट्स मेडिवल वॉरफेयर में, एक बात ध्यान रखना, एलिफेंट्स की बात यहां जब की जा रही है तो एलिफेंट्स मिडिवल वॉरफेयर में इंपॉर्टेंट मिलिट्री एसेट माने जाते हैं। तो इस चीज को बस ये मत समझना कि हाथी का मतलब होता है सिर्फ रूल करना, शो ऑफ करना एंड वो रॉयल्टी दिखाना, नहीं, वो एक बहुत बड़े एसेट के तौर पे यूज किए जाते थे।
तो खैर आगे समय बढ़ता है और अकबर के जनरल जो था वो अटैक करता है। 1564 में अकबर का एक जनरल ने रानी दुर्गावती के किंगडम पे फाइनली अटैक करने का काम कर दिया। अब रानी की जो आर्मी थी वो रिस्पॉन्ड करती है। रानी की आर्मी ने तो उसमें नंबर में जो अगर हम कंपैरिजन करें तो अकबर और रानी जो दुर्गावती थी उन दोनों के आर्मी के स्ट्रेंथ में बहुत बड़ा नंबर का गैप था। तो रानी की जो आर्मी थी वो नंबर्स में वीकर थी और वेपन के मामले में अगर देखें तो वेपन के मैटर में भी वो बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस में थी। तो इसलिए फिर भी लेकिन रानी जो थी, रानी दुर्गावती क्या करती हैं, अच्छे से काउंटर करती हैं और फाइनली पर्सनली अपनी आर्मी को उन्होंने लीड भी करने का काम किया। ये सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और फाइनल बैटल जब होता है तो बैटल में रानी दुर्गावती वॉन्डेड हो जाती हैं, यानी बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाती हैं। ऑलरेडी सारी चीजें मार्क्ड है लाइन बाय लाइन, आपको ये सारी स्टोरी मिलेगी जो मैं स्टोरी की तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो फाइनली रानी दुर्गावती क्या हो जाती हैं, घायल हो गई और उन्हें कैप्चर होने के बाद, मतलब उन्हें डर था कि कैप्चर होने के बाद फिर उन्हें टॉर्चर किया जाएगा, तो इसलिए वो कैप्चर होने के डर, मतलब उनको डेंजर था इस सिचुएशन में, शी टुक हर ओन लाइफ एंड रेदर देन बीइंग कैप्चर्ड, मतलब अपने आप को खत्म कर लेती हैं। गिरफ्तार होने से बेहतर उन्होंने अपने आप को खत्म करना बेहतर समझा। सो सी वॉज ओनली अराउंड 40 ईयर ओल्ड, सिर्फ 40 साल की एक महिला, एक क्वीन, जो उन्होंने एक सुप्रीम कह सकते हो सैक्रिफाइस किया अपने लोगों के लिए। सो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो क्या है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ये है कि उनका जो सैक्रिफाइस था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रीजनल प्राइड और रेजिस्टेंस का सिंबल माना जाता है रानी दुर्गावती को। ठीक है, ये आप एक बार ध्यान से देख लो इसको। ठीक है, और आज भी रानी दुर्गावती जो है उनको इंडिया के हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में एक हेरोइक फिगर के रूप में रिमेंबर किया जाता है आज भी, तो ये ध्यान रखना। सो आपको क्या टेक अवे लेना है यहाँ से, सो रानी दुर्गावती के बारे में आपको ये समझना है, रानी दुर्गावती, तो आपको ये समझना है रानी दुर्गावती कौन थी, गॉन्ड किंगडम, पहली चीज गॉन्ड किंगडम प्लस ब्रेव लीडरशिप के तौर पे आप समझोगे इनको, ब्रेव लीडरशिप, और क्या समझना है, प्लस ब्रेव लीडरशिप के अलावा रेजिस्टेंस अगेंस्ट मुगल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आई होप समझ में आ जाएंगी। इसके बाद से नेक्स्ट आपको समझना है सर्ज ऑफ राजपूत। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पे बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड द प्राउड ट्रेडिशन, ठीक है, ये लाइन आप एक बार पढ़ो इसको। ठीक है, इस लाइन को समझो। देखो यहाँ पे बताया क्या जा रहा है कि रेजिस्टेंस, राजपूत रूलर्स जो थे, राजपूत रेजिस्टेंस के बारे में फटाफट समझ लो। राजपूत मेनली नॉर्थ वेस्ट इंडिया के इंपॉर्टेंट वॉरियर कम्युनिटी में से एक माने जाते हैं। ठीक है, और इनकी रेजिस्टेंस की एक लॉन्ग ट्रेडिशन रही है, ये बहुत शुरुआत से ही मुगल को रेजिस्टेंस करने का काम करते थे। प्रतिहार लेगेसी के बारे में भी जाना होगा, प्रतिहार लेगेसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है ऑलरेडी, इसको समझ लो। ये लाइन यहाँ से आपको दिखेगा, प्रतिहार लेगेसी से रिलेटेड इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो होते क्या है, प्रतिहार का एग्जाम्पल देते हैं, प्रतिहार की लेगेसी का एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे। तो इसमें जो अर्लियर डायनेस्टी थी, प्रतिहाराज जो थे, उनके एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। और प्रतिहार ने सेंचुरी में जो, मतलब प्रतिहार ने सेंचुरी से अर्लियर जो अरब थे उनके इन्वेजन ऑफ सिंध जो थे, मतलब अरब इन्वेजन ऑफ सिंध जो था उसमें भी उनका रेजिस्टेंस किया था। ठीक है, तो ये प्रतिहार के बारे में आपको देखने को मिला। इसलिए जो राजपूत ट्रेडिशन है ना, उसमें मिलिट्री करेज और इंडिपेंडेंस को और रेजिस्टेंस को क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू दिया जाता है।
ये सारी जो चीजें आपको दिख रही, आपने जो अभी समझी हैं, वो आपको यहाँ इसी लाइन में देखने को मिलेंगी, ठीक है। मेवाड़ और मारवाड़, इसके बाद आपको ये भी देखने को मिलेगा लास्ट लाइन में, आप देखो यहां से। सो इन दिस प्रोसेस द मेवाड़ एंड मारवाड़ रीजन, ठीक है, ये वाला, ये सब लाइन जो आप समझो एक बार, साथ साथ में बुक में अपने देखते चलो और पढ़ते चलो। सो खिलजी कॉन्क्वेस्ट के बाद राजपूत ने ग्रेजुअली अपने किंगडम्स को क्या किया, रीबिल्ड करने का काम शुरू कर दिया। सो दो इंपॉर्टेंट राजपूत रीजन यहाँ पे, या राजपूत रीजन या क्लान्स, ठीक है, एक राजपूत रीजन या क्लैंस देखने को मिलेंगे, पहला मेवाड़ और दूसरा मारवाड़, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट राजपूत रीजन्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मेवाड़ जो है वो प्रेजेंट डे राजस्थान में है, और मारवाड़ भी राजस्थान का ही एरिया है। सो इसको याद रखना। इस रीजन के जो रूलर हैं उनके हेरोइक स्टोरी आज भी पॉपुलर और बहुत सुनने को मिलती है, पॉपुलर है, बहुत सुनने वाली चीज है। राणा कुंभा के बारे में हमने ऑलरेडी बात किया ही है इसमें। वी मेट राणा कुंभा अर्लियर, राणा सांगा और राणा कुंभा। देखो इसमें क्या है, अर्ली चैप्टर में हमने ऑलरेडी इसमें राणा कुंभा के बारे में पढ़ चुके हैं, बाद में उसके बारे में पढ़ा है। ही वॉज इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ मेवाड़ के बहुत इंपॉर्टेंट राजाओं में से एक माने जाते हैं, एंड ही स्ट्रांगली रेजिस्ट इन्वेडिंग पावर एंड स्ट्रेंथन मेवाड़। तो इसके लिए वो बहुत जाने जाते हैं। क्या क्या किया था, एक तो सबसे पहले स्ट्रांगली रेजिस्टेंट किया था। रेजिस्टेंट किस चीज से रेजिस्ट किया था, किस चीज को रेजिस्ट किया था, जितने भी इन्वेड्स हुए थे, इन्वेडिंग पावर्स को रेजिस्ट किया। और दूसरी उन्होंने मेवाड़ को बहुत मजबूत किया था आगे चल करके। तो यही चीजें इसमें बताई जा रही है। खैर, राणा सांगा के बारे में और क्या समझना है एक बार देख लो। ओके,